अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ESD 5500 सीरीज़ पर। ये कमिंस का है, जनरेटर्स पे ये स्पीड कंट्रोलर लगे होते हैं और ये ऐसे इंजन्स पे लगे होते हैं जिनके फ्यूल पंप पे गवर्नर फिट हुआ होता है और गवर्नर की सप्लाई इसके थ्रू दी जाती है। तमाम स्पीड कंट्रोलर्स का इंट्रोडक्शन सेम ही होता है कि इसने इंजन के लोड के मुताबिक फ्यूल को कम ज़्यादा करना होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है या फ्यूल को बढ़ाई जाता है और जैसे जैसे लोड कम होता है ये फ्यूल को कम करता रहता है और फ्रीक्वेंसी को RPM को 1500 पे मैनेज रखता है। ये तो इसका था इंट्रोडक्शन। अब इसके सारे स्टेप हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने ये कंट्रोलर है जिसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से होता है। ये आप देखें AB पे इसकी एक्चुएटर की वायर्स आनी होती है जो कि हमारे फ्यूल पंप के ऊपर लगा होता है, जिसको आम लफ्ज़ों में हम गवर्नर भी बोलते हैं। इसने हमारे इंजन को कंट्रोल करना होता है और हमारा आगे इंजेक्टरों पे डीजल भेजना होता है। CD पिकअप ये हमारा होता है मैग्नेटिक पिकअप यूनिट, जिसको आम लफ्ज़ों में MPU भी बोला जाता है। ये हमारा टीथ पे लगा होता है इंजन की, जहाँ पे हमारे इंजन के फ्राई व्हील होता है। ये तकरीबन 0.5 mm या पौनी टर्न जो हम घुमा के इसको वहाँ पे फिट कर सकते हैं। E पे हमारी बैटरी की नेगेटिव आ जाती है और F पे हमारे मॉड्यूल की फ्यूल की सप्लाई आती है। जैसे हम मॉड्यूल को ऑन करते हैं वहाँ से हम ऑटो या मैनुअल को स्टार्ट करते हैं तो ये F के बटन पे हमारी वायर जो आ रही होती है वो फ्यूल से आ रही होती है और ये हमारा इंजन को स्टार्ट करवा देता है। GHJ ये जो हमारे होते हैं ये वेरिएबल का पोटेंशियोमीटर लगा होता है, जिससे हम अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, RPM को कम ज़्यादा कर सकते हैं। KL ये ड्रॉप स्पीड होती है कि आपने इसको कितने माइनस तक रखना है। अगर आप इसको अपना जो मिनिमम RPM है उस पर अगर आप ये ड्रॉ मीन डिक्रीज स्पीड होती है कि आप अगर अपना जनरेटर को कम स्पीड पे भी चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। आइडल का होता है कि आपने थोड़ी देर के लिए इसको चलाना है 900 RPM पे या 600 RPM या 700 पे, तो आप इसकी आइडल भी ऊपर जैसे कि आप ये दे सकते हैं। इनकी ये सेटिंग्स बटन्स भी लगे हुए हैं तो इनसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। एन अजेलरी यहाँ पे आपका अगर कोई सिंक्रोनाइजिंग इंजन है आपका 8610 मॉड्यूल है तो उससे आप यहाँ पे वोल्टेज दे के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर ये आपके लोड शेयरिंग में ये आपका यूज़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके तमाम पैरामीटर्स पर। नंबर 1 पे इसका आपने देखा इंट्रोडक्शन था। अभी हम चलते हैं नंबर 2 वाली साइड पे। ये इसके मुख्तलिफ मॉडल हैं। ये ESD के मुख्तलिफ मॉडल है 5500E, 5520, 5522, 5526, 5528। इनमें कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, बाकी काम सभी का सेम ही होता है। ये आगे इसका नंबर 2 स्पेसिफिकेशन आ गई हैं। स्पेसिफिकेशन में परफॉर्मेंस है, सिंक्रोनस ऑपरेशन, ये सारे आप देख सकते हैं। वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, हमने तो अपना जनरेटर को कंट्रोल करना होता है। ये DC सप्लाई 12 वोल्ट 24 वोल्ट का है, पोलैरिटी नेगेटिव ग्राउंड वगैरह। नंबर 3 पे इंस्टॉलेशन एंड आउटलेट डायग्राम आ गई है कि इसका ये साइजेस हैं, इस तरह से इसने ये फिटिंग होना है। ये इन्होंने इसकी तो वायरिंग की डिस्प्ले दे दी है।
कि यहाँ पे ये तारें आपकी आ रही हैं। एक्चुएटर है पहले 2 पे, फिर नेक्स्ट 2 पे मैग्नेटिक पिकअप यूनिट है, फिर बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव हैं, फिर हमारा स्पीड ट्रिमर है, फिर ड्रॉप, आइडल, ऑक्सिलरी और 10 वोल्ट आउटपुट की एक उन्होंने दी हुई है सप्लाई। मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली जो ज़रूरी चीज़ है मैं वहाँ पे जाके स्टे करूँगा। ये नेक्स्ट हमारा वायरिंग आ गई, क्योंकि ये मुख्तलिफ सारों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है जो जनरेटर पे काम कर रहे होते हैं। तो इसकी अब बेसिक सेटिंग्स ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इंजन में जो फॉल्ट वगैरह आते हैं तो वो किस तरह से रिमूव करते हैं। तो मेरे साथ कंप्लीट वीडियो को देखें। ये इसके वायरिंग के बारे में वो बता रहा है कि यूज शील्डेड केबल फॉर ऑल स्टैंडर्ड कनेक्शन टू द एएसटी कंट्रोलर, कि इसमें जो भी आपने केबल लगानी है वो शील्डेड हो। वन एंड ऑफ ईच शील्ड इंक्लूडिंग द स्पीड सेंसर शील्ड शुड बी ग्राउंडेड टू सिग्नल पॉइंट ऑन द ईएससी केस, यानी इसकी बॉडी के साथ आपने वो शील्डेड केबल को ट्विस्ट कर देना है सारियों को इकट्ठी मिला के। नंबर 3 पे टर्मिनल ABENF शुड बी 16 AW, ये वो वायर का साइज़ बता रहा है। फिर ये फ्यूज़ बता रहा है नंबर 4 पे। नंबर 5 पे ये हमारे MPO का बता रहा है। नंबर 6 पे ये उसकी फिटिंग का बता रहा है कि आपने 0.02 से लेके 0.5 mm और इसके 3/4 यानी पौनी टर्न आफ्टर द गैप बिटवीन द स्पीड सेंसर एंड द रिंग गियर टीथ, कि आपने इस तरह से इसको फिट कर देना है। आगे वो नंबर 7 पे इफ ऑटो सिग्नलाइजेशन इज यूज्ड अलोन नॉट विद द लोड शेयरिंग मॉड्यूल यूज अ 3 ohm resistor between terminal N and P to match the voltage। नंबर 7 पे ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये पॉइंट बता रहा है कि N और P यूज़ होंगे। नंबर 8 पे वो बता रहा है जी हमारा एक फ्रीक्वेंसी रेंज एट अ जंपर वायर बिटवीन टर्मिनल G एंड J टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द कंट्रोल ओवर 7000 हर्ट्ज। तो ये इसके शॉर्ट सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये भी वो अपनी वो सारी वो उसी तरह से बता रहा है कि ये पॉइंट ये काम करते हैं। नंबर 5 पे वो बता रहा है एडजस्टमेंट बिफोर इंजन स्टार्टअप, कि इंजन स्टार्ट से पहले मेक श्योर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर सेट बिफोर स्टार्टिंग द इंजन, यानी स्टार्टिंग इंजन से पहले आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका गेन मिडल पोजीशन में हो, स्टेबिलिटी मिडल में हो, स्पीड ट्रिम कंट्रोल मिडल पोजीशन में हो, स्टार्टिंग फ्यूल जो है आपका मैक्सिमम पे हो, और स्पीड रैंपिंग भी आपकी मैक्सिमम पे हो। ये आपने इंजन स्टार्ट करवाने से पहले ये चीज़ें आपने श्योर कर लेनी है। नंबर 6 पे वो बता रहा है स्टार्ट द इंजन द स्पीड कंट्रोल यूनिट गवर्नर स्पीड सेटिंग इज फैटी सेट अप्रोक्सीमेटली इंजन इज स्पीड 1000 हर्ट्ज स्पीड सेंसर सीन और 600 RPM इफ द इंजन डज नॉट स्टार्ट एडजस्टमेंट ऑफ द स्पीड पोटेंशियोमीटर में बी रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कि अगर आपका इंजन जो है वो आपकी आइडल स्पीड पे इतने RPM पे नहीं चलता तो आप इसका पोटेंशियोमीटर से स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। क्रैंक द इंजन विद DC पावर अप्लाई टू द गवर्नर सिस्टम द एक्चुएटर विल एनर्जाइज टू द मैक्सिमम फ्यूल पोजीशन until the engine start. The governor system should control the engine at low idle speed if the engine is unstable after starting refer to section 8 adjustment for stability। अगर आपके इंजन की जो है हंटिंग वगैरह है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टेबिलिटी यूज़ कर लें। गवर्नर स्पीड सेटिंग नंबर 7 पे वो कह रहा है गवर्नर स्पीड सेटिंग द गवर्नर स्पीड सेट पॉइंट इज इंक्रीज बाय क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द स्पीड एडजस्टमेंट कंट्रोल। रिमोट स्पीड एडजस्टमेंट कैन बी ऑब्टेन विद एन ऑप्शन 5 किलो ओम स्पीड ट्रिम कंट्रोल। यह यहाँ से आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। 25 टर्न पोटेंशियोमीटर की मदद से आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। Adjusting for stability once
The engine is running and operating speed, and at no load the following governor performance just can be made to increase engine stability. Note normally adjustment made at no load achieves satisfactory performance. If further performance improvement are required, ये सारी उसकी वो ट्रबल शूटिंग आगे आएंगी, मैं उसके बारे में आपको ना डिटेल से बता दूंगा। ये गेन का बता रहा है, रोटेट द गेन एडजस्टमेंट क्लॉक इन स्टेबिलिटी डेवलप्स gradually move the adjustment counterclockwise until stability turn, move the adjustment b division। ये सारी चीज़ें ना वो बता रहा है कि अगर आपके यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी में भी आप इसी तरह उसको एडजस्ट कर सकते हैं। Starting fuel adjustment. The engine exhaust smoke and startup can be minimized by completing the following adjustment. Place the engine in idle by connecting terminal M and G. Adjust the idle speed for a low speed setting, and the application low idle speed must be set for proper start fuel and speed ramping function even if the idle feature is not used. Adjust the starting fuel until the engine speed begins to fall. Increase the starting fuel slightly so that the idle speed is returned to the desired level. Stop the engine। ये स्टार्टिंग फ्यूल की आ गई चीज़ें। Method of operation. One of two methods of operation for the ESD may be selected: operating speed or idle. Method 1, operating speed. Start the engine and accelerate directly to the operating speed generator set। मेथड 1 में वो कह रहे हैं कि आप इसके 1500 RPM पे डायरेक्ट भी इसको चला सकते हैं, और मेथड 2 में वो उसकी आइडल स्पीड बता रहा है कि आप इसको फिर पहले थोड़ी देर के लिए आइडल पे चला लें 900-1000 RPM पे, फिर इसकी आइडल पे इसको ले जाएं। मेथड 1 में वो बता रहा है कि अगर आपने डायरेक्ट चलाना है तो रिमूव द कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एम एंड जी, एम ओ जी को आपने ओपन छोड़ देना है। अगर आपने विदाउट आइडल चलाना है यानी 1500 RPM पे आपने सही चलाना है इसको। स्टार्ट द इंजन एंड एडजस्ट द स्पीड रैंपिंग फॉर द लीस्ट स्मोक ऑन एस्केलेशन फ्रॉम आइडल टू रेटेड स्पीड। If the starting time is too long, the starting fuel may need to be adjusted slightly clockwise। ये उसकी थोड़ी बहुत आप फ्यूल की सेटिंग कर लें, स्पीड रैंपिंग की कर लें, जिससे आपका नॉर्मल चल जाए। अब इसमें वो बता रहा है कि रिप्लेस द कनेक्शन बिटवीन टर्मिनल एम एंड जी विद द टॉगल स्विच ऑन और नॉर्मली ओपन वाटर जैकेट टेम्परेचर स्विच अदर ऑप्टिकल स्विच कॉम्बिनेशन कैन बी यूज। स्टार्ट द इंजन इफ द starting smoke is CF the starting fuel may need to be just slightly। अगर आपका इंजन धुआं दे रहा है तो आप उसको थोड़ा सा फ्यूल को एडजस्ट कर लें। अगर आपकी स्टार्टिंग टाइम ज़्यादा लॉन्ग है तो आपको उसके लिए भी अपनी एडजस्टिंग करनी है। व्हेन द स्विच ओपन एडजस्ट द स्पीड रैंपिंग फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्मोक व्हेन एक्सेलेरेशन फॉर हायर स्पीड टू रेटेड स्पीड। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर ये आना क्या एडिशन फीचर एंड ऑप्शन वायरिंग। If the idle speed setting are not adjusted at detail in session line starting fuel adjustment, then place the optional external selector with the idle option। The idle speed set point is increased by the clockwise। Lead circuit and soft coupling switch 1 7 control B lead circuit the normal position is on, move the switches to off position if there is fast instability in the system। Switch to C2 control as a circuit designed to inhibit the fast governing behavior caused by very soft or one coupling of the drivetrain between the। अच्छा, ये इसके लिए ना मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको ना ये स्विचेस की समझ आ जाएगी कि इन स्विचेस को किस तरह से ऑपरेट करना है।
तो व्यूअर्स ये आपके सामने ना हंटिंग की वीडियो है। ये देखें, ये फ्यूल गेज पे ना आरपीएम गेज ये किस तरह से हंटिंग कर रही है। तो इसका सलूशन क्या है, ये जो अभी मैं पीछे आपको स्विचेस के बारे में बताया था, ये इसका D1 स्विच है। इसको आपने ये पहले से इसको आपने ऑफ पोजीशन में कर देना है। ये स्विच D1 ऑफ आपने करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है इसके गेन पे। इसका जस्ट गेन वॉल्यूम जो है वो आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। इसी तरह ये जस्ट स्टेबिलिटी है इसकी, ये भी आपने थोड़ी सी इसको इंक्रीज़ करना है। अगर ये हंटिंग अभी भी आपकी मौजूद है, प्रेजेंट है, तो आपने इसका जो स्विच 2 है उसको भी ऑफ कर देना है। और ये गेन वॉल्यूम और स्टेबिलिटी इसकी जो है ना, ये इसको भी आपने थोड़ी सी एडजस्ट कर देनी है। तो ये अभी आप देखें, ये ये देखें, अब ये आपकी बिल्कुल स्टिल हो चुकी है ये चीज़। तो व्यूअर्स ये स्विचेस की आपको समझ आ गई होगी कि आम हालत में ये स्विच ऑन होते हैं दोनों ही, लेकिन इनको ऑफ करके तो यहाँ से आपने इसकी ये जो है एडजस्टिंग स्टेबिलिटी की, वो आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। दी एक्सिलरी टर्मिनल एक्सेप्ट इनपुट सिग्नल फ्रॉम लोड शेयरिंग यूनिट। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि एन पे आप सिंक्रोनाइजिंग के लिए अपनी वायर दे सकते हैं। द एक्सिलरी टर्मिनल एक्सेप्ट इनपुट सिग्नल फ्रॉम लोड शेयरिंग यूनिट, ऑटो सिंक्रोनाइजिंग एंड अदर गवर्नर सिस्टम accessory GSE accessory are directly connected to this terminal. Terminal is sensitive 145 Hz voltage। तो ये इसकी सारा एक्सिलरी का है कि ये फिर हमारे DC जो 8610 सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल हैं, ये उनसे ये गवर्नर ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। और ऑटोमेटिक जैसे जैसे दूसरे इंजन का लोड आता है तो ये अपना डीजल को बढ़ाई जाता है, और जैसे लोड कम होता है तो ये भी अपने जनरेटर को कम करी जाता है। तो नेक्स्ट जो है ज़रूरी चीज़, उस पर अभी हम चलते हैं। ये एक्चुअली हमारा ना आ गई है ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग में हमने सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारे बैटरी वोल्टेज आ रहे हैं, DC बैटरी पावर नॉट कनेक्टेड, लो बैटरी वोल्टेज, वायरिंग एरर, गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड गेट टीथ। नंबर 2 पे वो कह रहा है जी C एंड D कि अगर हमारे जो C एंड D पॉइंट पे है हम क्रैंकिंग करवाते हैं तो 1 वोल्ट AC का आता है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि अपना पहले तो वो अपना स्पीड सेंसर जो MPU है उसके टीथ के साथ फासला जो है वो चेक कर लें। नंबर 2 पे वो कह रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है 160 टू 1200 ओम, वो आप अपने MPU की जो है स्पेस उसके मुताबिक चेक कर लें कि 160 से 1200 तक ओहम के मुख्तलिफ MPU होते हैं। नंबर 3 पे वो कह रहा है जी P+ एंड G-10 और DC इंटरनल सप्लाई, तो डिफेक्टिव स्पीड सेंसर शॉर्ट ऑन टर्मिनल P। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं अभी। कह रहा है F+ है -1 to 2 वो DC वायर क्रैंकिंग, यानी जो हमारी एक्चुएटर की है माइनस है, और हमारी जो फ्यूल की पॉजिटिव है, इन पे अगर हमारे 1-2 वोल्ट DC आते हैं क्रैंक के दौरान, तो फिर हमने क्या चेक करना है जी, स्पीड पोटेंशियोमीटर सेट टू लो, यानी हमारा जो 1500 RPM वाला पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है वो किसी ने ऑफ पोजीशन पे कर दिया या ज़्यादा मिनिमम कम पे कर दिया है। शॉर्ट और ओपन इन एक्चुएटर वायरिंग, डिफेक्टिव स्पीड कंट्रोल, डिफेक्टिव एक्चुएटर C और एक्चुएटर मैनुअल और ट्रबल शूटिंग।
तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। मेन जो दो चीज़ें होती हैं वो होती है कि आपका इंजन, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। ये असल में ना मेन आपका है पॉइंट कि डू नॉट क्रैंक अप्लाई डीसी पावर टू द गवर्नर सिस्टम। अगर आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा आपकी वोल्टेज उसको भेजने के बावजूद, तो आपने क्या चेक करना है। तो इंजन स्टार्ट ना हो तो सबसे पहले तो आपने उसका फ्यूल देखना है। आफ्टर द एक्चुएटर गोज टू फुल फ्यूल, डिस्कनेक्ट द स्पीड सेंसर एंड टर्मिनल सी एंड डी। इफ़ द एक्चुएटर is still and full fuel, then the speed controller is defective। अच्छा, यहाँ पे ना वीवर्स वो कह रहा है कि अगर आपका इंजन स्टार्ट करवाने पे फुल आरपीएम शो ओवर करवा रहा है, आफ्टर द एक्चुएटर गोज टू फुल फ्यूल, डिस्कनेक्ट द स्पीड सेंसर एंड टर्मिनल सी एंड डी, यानी अपना एमपीयू आप वहाँ से उतार के देखें कि वो इंजन आपका बंद होता है या नहीं, आपके आरपीएम ज़ीरो होते हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर आपका जो एमपीयू है वो फॉल्टी है। नंबर 2 पे वो कह रहा है इफ़ द एक्चुएटर इज़ एन मिनिमम फ्यूल पोजीशन, यानी जब इंजन हमारा क्रैंक करवाने से यहाँ तो 1800 आरपीएम पे चला जाता है, यहाँ बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाता है। तो इन दोनों सूरतों में आपने अपना एमपीयू चेक करना है। नंबर 2 पे वो कह रहा है जी इंजन ओवर स्पीड। Manually hold the engine at the desired running speed. Measure the DC voltage between terminals A of on the speed control unit। यानी आपने एक एक्चुएटर की तार माइनस पे और एक हमारी बैटरी की पॉजिटिव पे रख के वोल्टेज चेक करना। इफ़ द वोल्टेज रीडिंग इज़ 1 to 1.5 वोल्ट डीसी स्पीड एडजस्टमेंट सेट अबव डिज़ायर स्पीड, यानी जो हमारी फुल स्पीड है उससे हमारी स्पीड एडजस्ट पूरी तरह नहीं हुई, तो हमने जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको चेक कर लेना स्पीड वाली ट्रिमर को घुमा के। इफ़ वोल्टेज रीडिंग इज़ अबव 1.5 डीसी देन चेक फॉर एक्चुएटर बाइंडिंग लिंकेज बाइंडिंग। इफ़ द वोल्टेज रीडिंग इज़ बिलो 0.8 वोल्ट डीसी डिफेक्टिव स्पीड कंट्रोल यूनिट। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। Next, measure the voltage and the battery while cranking. If the voltage is less than 7 volt for a 12 volt system or 14 volt for a 20, कि हमारी अगर बैटरी 12 वोल्ट तो 7 वोल्ट आ रहे हैं, और अगर 24 वोल्ट के 14 वोल्ट आ रहे हैं तो फिर आपने बैटरी रिप्लेस कर देनी है। एक्चुएटर बैटरी वायरिंग इन एरर, यहाँ पे वो कह रहा है जी एक्चुएटर डज नॉट एनर्जाइज फुली। तो ये सारी चीज़ें ना व्यूअर्स आप ये यहाँ से देख सकते हैं। मैं ये 1 बाय 1 ना ये ऊपर करता हूँ। Actuator does not energize fully momentally connect terminal A and F. The actuator should move the full fuel position. Actuator or battery were in error. Actuator or linkage binding defective actuator. If above 700 Hz, then add jumper to terminal G and J. Measure frequency of magnetic speed, pickup, circulate, engine remain. Engine remain below desired governor speed. Measure the actuator output terminal A and B while running under governor control. If voltage measurement is within 2 volt DC of the battery supply voltage level, then fuel control is restricted for arm reaching full fuel is possible due to mechanical governor, carburetor, spring linkage interface, speed parameter set to low। अगर व्यूवर्स हमारा इंजन स्टार्ट ना हो रहा हो तो फिर आपने क्या करना है। तो ये देखें, ये हम सल्फ लगवा रहे हैं लेकिन हमारे इंजन स्टार्टिंग नहीं हो रहा। ये हमारी आरपीएम गेज ऊपर जाती है
लेकिन ऊपर से फिर ये नीचे आ जाती है। तो आपने सबसे पहले फ्यूल जो है इसका वो आपने कोई 5 डिग्री तक ना थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर आपने इंजन को दोबारा स्टार्ट करवाना है। ये देखें, ये हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है। अगर स्टार्ट एक बार होता है, दोबारा चलाते हैं फिर स्टार्ट नहीं होता, तो उसके लिए आपने इसकी जो आइडल है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है। ये देखें, ये आइडल आपकी इंक्रीज़ हो गई है। तो इंजन स्टार्ट होने के बाद इसको फिर आपने एडजस्ट कर लेना है। ये आपने 900 आरपीएम पे एडजस्ट कर लिया। वीवर्स, आपने ना यहाँ से इस तरह से एमपीओ टेस्ट करना है। एक एमपीओ की 2 पिन्स होती हैं। तो ये आपने अपने मीटर को रेजिस्टेंस पे रख के ना यहाँ पे, ये कोई 50 से 1000 ओहम तक होती है। तो ये आपकी 337 ओहम आ रही है। ये आपने एक्चुएटर की रेजिस्टेंस चेक करनी है, जो 3.5 से 4.5 ओहम के दरमियान होनी चाहिए। ये आपके बैटरी के वोल्टेज हैं। ये देखें 27 वोल्ट। ये डीसी वोल्ट आपके यहाँ पे बैटरी के आ रहे हैं। यहाँ पे ये आप अपने एमपीओ की भी रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं। ये क्रैंकिंग के दौरान हमारे ये देखें 2 से ये 2.2 वोल्ट एसी आ रहे हैं क्रैंकिंग के दौरान। ये हम एमपीओ के वोल्टेज आपको चेक करवा रहे हैं, और ये उसकी फ्री। ये अभी एक्चुएटर हम चेक करवा रहे हैं। स्टार्टिंग इंजन के दौरान ये 13 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।